इस वीडियोस में हम पूरा एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का कवर करने वाले हैं और आगे आप सपोर्ट करके पूरा वीडियो देखें, आपका हर एक टॉपिक क्लियर होगा। नमस्ते। कभी सोचा है हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, अरे हमारा अपना शरीर, ये सब आखिर बना किस चीज से है? आज हम इसी बड़े ही बेसिक से सवाल की तह तक जाएंगे। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए। एक तरफ हवा है जो दिखती तक नहीं, दूसरी तरफ पानी जो बहता है, और फिर है पत्थर, एकदम ठोस। अब इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है ना? मजेदार सवाल। और इसका जवाब साइंस के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो आज के इस सफर में हम कहां जाएंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये पदार्थ या मैटर आखिर है क्या। फिर हम घुसेंगे कणों की एक अनदेखी दुनिया में। इसके बाद जानेंगे पदार्थ के 3 रूपों के बारे में, और ये भी देखेंगे कि ये रूप बदलते कैसे हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, ये सब हमारी डे टू डे लाइफ से कैसे जुड़ा है, ये भी पता करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब साइंटिस्ट्स पदार्थ या मैटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, साइंस में इसकी परिभाषा बड़ी सीधी सादी है। कोई भी चीज जो जगह घेरती है, मतलब जिसका कुछ वॉल्यूम हो और जिसमें वजन हो, या कहें कि मास हो, वो पदार्थ है। अब मास का मतलब है किसी चीज में कितना स्टफ भरा है। तो हवा, खाना, पत्थर, बादल, यहां तक कि पानी की एक नन्ही सी बूंद भी, ये सब कुछ पदार्थ। अब आती है एक बहुत ही कमाल की बात। हर पदार्थ, चाहे वो कितना भी ठोस क्यों ना दिखे, असल में वो बना है नन्हे बहुत ही छोटे कणों से। इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। पोटेशियम परमैंगनेट का बस एक छोटा सा दाना, और वो इतने सारे पानी को रंगीन बना देता है। ये क्या दिखाता है? ये यही तो दिखाता है कि उस एक नन्हे से दाने में लाखों करोड़ों कण मौजूद हैं जो फटाफट पूरे पानी में फैल गए। कमाल है ना? अब इन कणों का जो बिहेवियर है ना, उसे बस 3 सिंपल से नियम तय करते हैं, और यकीन मानिए यही इस पूरे चैप्टर की जान है। पहला, इन कणों के बीच खाली जगह होती है। दूसरा, ये कभी आराम नहीं करते, लगातार चलते फिरते रहते हैं। और तीसरा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों नियमों को करीब से देखते हैं। तो पहला नियम, कणों के बीच खाली जगह। अच्छा, जब हम पानी में नमक या चीनी घोलते हैं तो आखिर चली कहां जाती है? पानी का लेवल भी तो नहीं बढ़ता। असल में होता यह है कि नमक के कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है ना, उनमें जाके फिट हो जाते हैं। हो गया ना साबित कि कणों के बीच स्पेस होता है। अब दूसरा नियम, लगातार मूवमेंट। कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाइए और देखते ही देखते उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगरबत्ती के धुएं के कण और हवा के कण दोनों ही चैन से नहीं बैठते। वो लगातार घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और इसी भाग दौड़ में पूरे कमरे में फैल जाते हैं। साइंस की भाषा में इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और अब तीसरा और बहुत ही जरूरी गुण, आकर्षण बल। ये समझिए कि पदार्थ के कण एक दूसरे को एक अदृश्य गोंद की तरह कसकर पकड़कर रखते हैं। इसी फोर्स की वजह से पदार्थ बिखरा बिखरा नहीं रहता, एक साथ जुड़ा रहता है। अब किसी चीज में ये फोर्स बहुत मजबूत होता है, जैसे पत्थर में, और किसी में एकदम कमजोर, जैसे हवा में। और पता है, कणों के ये जो 3 गुण हमने देखे ना, इन्हीं के मेल जोल से पदार्थ की 3 जानी पहचानी अवस्थाएं बनती हैं: ठोस, द्रव और गैस। चलिए देखते हैं ये जादू होता कैसे है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ठोस में देखिए, कण कितने करीने से एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं, एकदम डिसिप्लिन्ड। द्रव में कणों के बीच थोड़ी दूरी है, इसीलिए वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बह सकते हैं। और गैस में तो भाई पूरी आजादी है, कण दूर दूर हैं और मन मर्जी से घूम रहे हैं। यही है इनकी अवस्था का सबसे बड़ा राज। तो कुल मिला के बात यह है, ठोस का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड हैं। क्यों? क्योंकि कण कसकर बंधे हैं। द्रव का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, पर शेप नहीं। जिस बर्तन में डालो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि कण फिसल सकते हैं। और गैस का तो न शेप फिक्स्ड है न वॉल्यूम, क्योंकि कण पूरी तरह आजाद हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संपीड्यता, यानी किसी चीज को कितना दबाया जा सकता है। गैसों में कणों के बीच इतनी जगह होती है कि उन्हें खूब दबा सकते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर में, लेकिन ठोस को ना के बराबर। अच्छा, तो क्या कोई पदार्थ हमेशा एक ही रूप में रहता है? जैसे पानी, क्या वो हमेशा पानी ही रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम टेम्परेचर या प्रेशर बदलकर पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो पानी ही है, जो बर्फ भी बन जाता है और भाप भी। इस एक्सपेरिमेंट को ही ले लीजिए। जब हम बर्फ को गर्म करना शुरू करते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी कणों में हलचल मचा देती है। वो तेजी से कांपने लगते हैं और अपने अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर आजाद होने की कोशिश करते हैं।
और बस बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब, एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, थर्मोमीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही अटका रहता है। भले ही हम नीचे से लगातार गर्मी दे रहे हों, तो सवाल यह है कि वो सारी हीट एनर्जी जा कहां रही है। और इसका जवाब है गुप्त ऊष्मा में, जिसे इंग्लिश में लेटेंट हीट कहते हैं। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि वो सारी की सारी एनर्जी कणों के बीच के आकर्षण के बंधन को तोड़ने में खर्च हो जाती है, ताकि ठोस से द्रव बन सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक साथ दिखा रही है। देखिए, ठोस गर्म होकर द्रव बना, इसे संगलन या मेल्टिंग कहते हैं। द्रव गर्म होकर गैस बना, इसे वाष्पीकरण या बॉइलिंग कहते हैं। और इसका उल्टा भी होता है, गैस ठंडी होकर द्रव बनती है, संघनन या कंडेंसेशन। और द्रव ठंडा होकर ठोस बनता है, जमना या फ्रीजिंग। और हाँ, कुछ पदार्थ तो बड़े कमाल के होते हैं, जैसे कपूर, जो ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं बिना द्रव बने। इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ साइंस की किताबों की बातें नहीं है। ये विज्ञान हमारी रोज की जिंदगी में हर पल, हर लम्हा काम कर रहा है। वाष्पीकरण या इवेपोरेशन एक ऐसी ही कमाल की प्रक्रिया है। ये भी पानी का भाप बनना ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि पानी उबल रहा हो। गीले कपड़े सूखते हैं ना, वो वाष्पीकरण ही है। और इसकी सबसे खास बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये हमेशा ठंडक पैदा करता है। क्यों? क्योंकि भाप बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पानी अपने आसपास की सतह से खींच लेता है और वो सतह ठंडी हो जाती है। इसके 3 शानदार एग्जाम्पल्स देखिए जो हम रोज देखते हैं। नंबर 1, गर्मियों में मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? बिल्कुल सही, वाष्पीकरण के कारण। नंबर 2, जब हमें पसीना आता है और हवा लगती है तो ठंडक क्यों महसूस होती है? फिर से वाष्पीकरण के कारण। और नंबर 3, हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूती कपड़े पसीने को अच्छी तरह सोखते हैं, जिससे वाष्पीकरण तेजी से होता है और हमें ठंडा लगता है। देखा, सब कुछ साइंस है। तो आज हमने समझा कि हमारे आसपास की हर चीज नन्हे नन्हे कणों से बनी है, और इन कणों का बर्ताव ही तय करता है कि कोई चीज ठोस होगी, द्रव होगी या गैस। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या ब्रह्मांड में पदार्थ के बस यही 3 रूप हैं या कुछ और भी है? जैसे हमारे सूरज और तारों में जो आग का गोला है, वो क्या है? वो पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि जब दूध के पैकेट पर शुद्ध लिखा देखते हैं तो उसका असली मतलब क्या होता है? आज हम एनसीईआरटी के दूसरे अध्याय के आधार पर इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में शुद्ध का मतलब शायद वो नहीं है जो हम और आप आज तक सोचते आए हैं। हम रोजाना नमक, घी, दूध जैसी चीजों पर ये शुद्ध शब्द लिखा देखते हैं। अब देखिए, हमारे लिए तो इसका मतलब बड़ा सीधा साधा है कि भाई कोई मिलावट नहीं है। पर क्या वैज्ञानिकों के लिए भी इसका यही मतलब है? क्या वो भी इसे हमारी ही तरह देखते हैं? और यहीं से मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। विज्ञान की भाषा में शुद्ध का मतलब कुछ और ही है, बिल्कुल अलग। तो चलिए इस आम धारणा को जरा साइड में रखते हैं और इसकी असली सच्चाई का पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर शुद्ध का मतलब मिलावट रहित नहीं है, तो फिर साइंटिफिक भाषा में इसका असली मतलब है क्या? आइए जानते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों की परिभाषा असल में बहुत सरल है। सोचिए, आपके पास सिर्फ लाल रंग के ब्लॉक्स का एक ढेर है। कोई नीला नहीं, कोई पीला नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाल। एक शुद्ध पदार्थ बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके सभी कण, एक एक कण केमिकल रूप से एक जैसे होते हैं, कोई दूसरा प्रकार नहीं होता। और यहाँ आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। इस परिभाषा के हिसाब से हमारा दूध, जिसमें पानी, फैट, प्रोटीन और न जाने क्या क्या होता है, वो साइंटिफिकली शुद्ध है ही नहीं। ये असल में एक मिश्रण है। इस एक बात ने तो सब कुछ बदल दिया है ना। तो चलिए अब इन मिश्रणों की दुनिया को समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें असल में मिश्रण हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, सब के सब। तो फिर ये समझना तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये मिश्रण है क्या और ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो मिश्रणों को 2 बड़ी टीमों में बांटा जा सकता है। पहली है समांगी, जहां सब कुछ एक दूसरे में एकदम घुल मिल जाता है, जैसे नींबू पानी। आप चीनी और पानी को अलग अलग देख ही नहीं सकते। दूसरी है विषमांगी, जहां आप चीजों को साफ साफ अलग अलग देख सकते हैं, जैसे सब्जियों का सलाद। सोचिए जरा, अपने आसपास और क्या उदाहरण हो सकते हैं।
अब जब हम ये बेसिक बातें जान गए हैं तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये मिश्रण कितने अलग अलग और मजेदार हो सकते हैं। हम 3 खास तरह के मिश्रणों पर ध्यान देंगे। एक तो है विलयन, जो पूरी तरह से घुले हुए होते हैं। दूसरे हैं निलंबन, जो कुछ देर के लिए मिले हुए होते हैं। और तीसरे हैं बड़े ही मजेदार कोलॉइड, जो इन दोनों के कहीं बीच में आते हैं। कभी देखा है एक अंधेरे कमरे में रोशनदान से जब धूप की एक लकीर आती है तो उसमें धूल के कण कैसे नाचते हुए दिखते हैं? बस वही है टिंडल प्रभाव। कोलाइड में मौजूद छोटे छोटे कण प्रकाश की किरण को ऐसे बिखेर देते हैं कि उसका रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। ये इन खास मिश्रणों को पहचानने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये टेबल इन तीनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। इसको ऐसे सोचिए, विलयन जैसे नमक वाला पानी, ये पक्के दोस्त हैं, हमेशा साथ रहते हैं। निलंबन जैसे कीचड़ वाला पानी, ये अस्थायी दोस्त हैं जो थोड़ी देर बाद अलग हो जाते हैं। और कोलॉइड जैसे दूध, ये एक स्थायी धुंधला सा मिश्रण है जो बीच में कहीं है और प्रकाश को बिखेरने जैसी अनोखी चीजें दिखाता है ना कमाल की बात? हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारी पूरी दुनिया कोलॉइड से भरी हुई है। सुबह का कोहरा, दूध, शेविंग क्रीम, यहाँ तक कि पनीर और जेली भी, ये सभी मजेदार कोलॉइड हैं जो हमारी जिंदगी को आसान और स्वादिष्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने मिश्रणों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन ये हमें हमारे मूल सवाल पर वापस लाता है कि अगर हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें मिश्रण हैं, तो फिर असल में शुद्ध पदार्थ क्या है? चलिए पता लगाते हैं। शुद्ध पदार्थों की पहली कैटेगरी है तत्व। ये प्रकृति के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप सोने के एक टुकड़े को केमिकल रिएक्शन से और सरल नहीं बना सकते, वो बस सोना है। लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सभी तत्व हैं। समझिए इस ब्रह्मांड की एबीसी है। और शुद्ध पदार्थों का दूसरा प्रकार है यौगिक। इन्हें एक केमिकल रेसिपी की तरह सोचिए। जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व एक बिल्कुल सटीक फिक्स रेशियो में केमिकल तरीके से जुड़ते हैं तो वे एक यौगिक बनाते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी। हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। रेशियो बदल दीजिए और वो पानी नहीं रहेगा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए, एक मिश्रण एक फ्रूट सलाद की तरह है। आप अभी अलग अलग अंगूर और स्ट्रॉबेरी को देख और चख सकते हैं। वहीं एक यौगिक एक केक की तरह है। एक बार जब आप आटा, अंडे और चीनी को मिलाकर बेक कर देते हैं तो वो केमिकल तरीके से बदलकर कुछ बिल्कुल नया बन जाते हैं। अब आप उन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते। अब जब हमने सभी अलग अलग टुकड़ों को समझ लिया है तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर पदार्थ का पूरा नक्शा देखते हैं। ये चार्ट हमारे पूरे सफर का निचोड़ है। आप देख सकते हैं कि कैसे पदार्थ की पहली बड़ी शाखा शुद्ध पदार्थों और मिश्रण में बढ़ती है। फिर वहां से ये आगे तत्वों और यौगिकों में या समांगी और विषमांगी मिश्रणों में बढ़ जाती है। ये हमारे आसपास की हर चीज को समझने का एक सुंदर और व्यवस्थित तरीका है। और अब ये सारा ज्ञान आपके पास है। अगली बार जब आप रसोई में हो तो चारों ओर देखिए। क्या आप नमक एक यौगिक, हवा एक मिश्रण या स्टील के बर्तन एक और मिश्रण की पहचान कर सकते हैं? इस नए वैज्ञानिक नजरिए से आप अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से देखना शुरू कर देंगे। है ना मजेदार? नमस्कार। कभी सोचा है हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, ये कुर्सी, ये स्क्रीन, आखिर ये सब बना किस चीज से है? तो चलिए आज एनसीईआरटी साइंस की मदद से इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सफर पर निकलते हैं ब्रह्मांड के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े और पुराने सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने हजारों सालों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट सबको सोचने पर मजबूर किया है। आखिर इस यूनिवर्स की हर एक चीज किस चीज से बनी है? तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे पुराने जमाने में, फिर समझेंगे कि केमिस्ट्री के नियम क्या हैं। उसके बाद डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को देखेंगे, फिर असल में एटम से मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स और आयंस की दुनिया को जानेंगे और आखिर में सीखेंगे केमिस्ट्री की भाषा। आज तो हमारे पास बड़ी बड़ी लैब्स हैं, पर ये कहानी शुरू हुई थी तब जब ये सब कुछ नहीं था। ये खोज शुरू हुई थी महान विचारकों के दिमाग में। और देखिए, कमाल की बात यह है कि दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में लगभग एक ही समय पर लोगों ने एक जैसी बात सोची।
भारत में महर्षि कणाद ने कहा कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, और उसे उन्होंने नाम दिया परमाणु। वहीं ग्रीस में डेमोक्रेटस ने भी यही कहा और उस कण को एटमोस बुलाया। दोनों का मतलब एक ही था, अविभाज्य। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीधा 18वीं सदी में। यहाँ से केमिस्ट्री सिर्फ सोचने विचारने का विषय नहीं रही, बल्कि एक प्रॉपर साइंस बन गई, और इसका श्रेय जाता है एंटवान लेवोसियर और जोसेफ एल प्राउस जैसे वैज्ञानिकों को। अब साइंटिस्ट सिर्फ सोच नहीं रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो बहुत ध्यान से चीज़ों को तौल रहे थे, मिला रहे थे और देख रहे थे कि क्या होता है। उन्होंने देखा कि जब किसी बंद बर्तन में कोई रिएक्शन होता है तो उसका कुल वजन न घटता है न बढ़ता है। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट से निकल कर आया केमिस्ट्री का पहला सबसे बड़ा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब है कि आप मास यानी द्रव्यमान को न तो बना सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। फिर आया दूसरा बड़ा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी डिश की एक फिक्स रेसिपी होती है, वैसे ही हर केमिकल कंपाउंड की भी एक फिक्स रेसिपी होती है। जैसे पानी यानी H2O, आप उसे कहीं से भी लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही मिलेगा, हमेशा। लेकिन सवाल ये था कि ये नियम काम क्यों करते हैं, इनके पीछे की वजह क्या है। इस पहेली को सुलझाया एक इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डॉल्टन ने। उन्होंने इन नियमों को समझाने के लिए एक पूरा सिद्धांत, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। डाल्टन की थ्योरी ने सब कुछ एकदम साफ कर दिया। उन्होंने कहा, देखो, हर चीज परमाणुओं से बनी है। ये परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये परमाणु न तो बनते हैं न खत्म होते हैं, बस उनकी जगह बदल जाती है। इसी वजह से कुल द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहता है। और क्योंकि अलग अलग तत्व के परमाणु एक फिक्स अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं, इसी वजह से स्थिर अनुपात का नियम भी काम करता है। ब्रिलियंट। तो ठीक है, मान लिया कि सब कुछ एटम से बना है, पर ये एटम है क्या भला, कैसा है, कितना बड़ा है? चलिए अब जरा एटम से सीधी मुलाकात करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक एटम इतना छोटा होता है कि अगर हम लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रखें, तब जाकर वो कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बना पाएंगे। मतलब हम इन्हें देख तो सकते ही नहीं, इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये टेबल देखिए और जरा इस स्केल को समझने की कोशिश कीजिए। एक सेब की त्रिज्या है 10⁻⁻1 और एक हाइड्रोजन एटम की है 10⁻⁻10। ये कितना बड़ा अंतर है। ये सचमुच अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं। और देखिए कैसे वक्त के साथ इन्हें लिखने का तरीका भी बदला। पहले डॉल्टन के ज़माने में हर एलिमेंट के लिए एक अलग सा चित्र या सिंबल होता था, पर आज हम एक बहुत आसान सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। हर एलिमेंट के नाम का पहला या पहले 2 अक्षर, जैसे एल्यूमिनियम के लिए Al, आयरन के लिए Fe। कितना आसान हो गया। अब एक और मज़ेदार बात, ये एटम्स है ना, ये अकेले रहना पसंद नहीं करते। ये अक्सर दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर रहते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो एक नई दुनिया बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस की दुनिया। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में दोस्ती कर लेते हैं, मतलब केमिकली जुड़ जाते हैं, तो बनता है एक मॉलिक्यूल। और यही मॉलिक्यूल किसी भी चीज की वो सबसे छोटी इकाई है जो अकेले रह सकती है और उस चीज के सारे गुण दिखा सकती है, जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल H2O। अब कभी कभी एटम के साथ क्या होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे देता है या किसी से ले लेता है। जब ऐसा होता है तो उस पर एक चार्ज आ जाता है, और इसी चार्ज वाले एटम को हम आयन कहते हैं। अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज और लिया है तो नेगेटिव चार्ज। बस इतनी सी बात है। चलिए अब थोड़ी असली केमिस्ट्री करते हैं, सीखते हैं कि इन एटम्स और आयंस की भाषा को लिखते कैसे हैं, मतलब केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब इसका सीक्रेट है संयोजकता या वैलेंसी को समझना। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक एटम की दूसरे एटम से जुड़ने की ताकत है। जैसे इस टेबल में सोडियम की वैलेंसी है 1 और मैग्नीशियम की है 2। मतलब मैग्नीशियम सोडियम से ज्यादा ताकतवर बॉन्ड बना सकता है। और फॉर्मूला लिखने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है जिसे NCERT में भी बताया गया है।
इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। बस दोनों एलिमेंट्स के सिंबल लिखो, उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिखो और फिर वैलेंसी को क्रॉस करके एक दूसरे के पैरों में लिख दो। जैसे Mg और Cl का उदाहरण देखिए, Mg की वैलेंसी 2 Cl के पास चली गई और Cl की 1 Mg के पास, तो फॉर्मूला बन गया MgCl2। है ना आसान? तो आखिर में एक केमिकल फॉर्मूला सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर नहीं है, ये एक पूरी कहानी बताते हैं। ये हमें बताता है कि कोई चीज किन किन एलिमेंट से बनी है और हर एलिमेंट के कितने एटम उसमें मौजूद हैं। जैसा कि NCERT की किताब भी कहती है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ये केमिस्ट्री की अपनी भाषा है जो हमें पदार्थ की बनावट बताती है। तो देखा हमने कैसे हजारों साल पहले के एक छोटे से विचार से शुरू होकर हम आज केमिस्ट्री की पूरी भाषा लिखना सीख गए हैं। ये नियम, ये सिद्धांत, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये हमारे चारों तरफ की दुनिया को चलाते हैं। जो पानी हम पीते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, सब कुछ इन्हीं नियमों पर चलता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें पदार्थ के दिल में ले जाएगा, यानी परमाणु की दुनिया में। ये कहानी है उस खोज की जिसने हमारे आसपास की हर चीज को समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। सोचिए, सदियों तक हम यही मानते आए हैं कि परमाणु पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब वो अविभाज्य है। पर क्या ये सच था, या फिर इस छोटे से कण के अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई थी? और बस यही एक सवाल था जिसने विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक की नींव रखी। तो इस सफर में हम 4 मेन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परमाणु के अंदर आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने इसकी शक्ल को कैसा सोचा, मतलब इसके मॉडल्स कैसे बने। इसके बाद हम समझेंगे कि परमाणु की असली पहचान क्या है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि वो दूसरी चीजों के साथ व्यवहार कैसे करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जॉन डाल्टन से। उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब फाइनल स्टॉप। लेकिन जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, कुछ नई खोजों ने इस आइडिया पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया और एक नए रहस्य का दरवाजा खोल दिया। ये वो दौर था जब एक के बाद एक कमाल की खोजें हो रही थी। 1886 में ई गोल्डस्टीन को कैनाल रेज मिली, जो पॉजिटिव चार्ज वाले कणों की धारा थी। यहीं से प्रोटॉन का पहला हिंट मिला। फिर ठीक 11 साल बाद 1897 में जे थॉम्सन ने खोज निकाला इलेक्ट्रॉन को, जो कि नेगेटिव चार्ज वाला कण था। बस इसी खोज ने डाल्टन की बात को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया। और फिर काफी बाद में 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को ढूंढा, जिस पर कोई चार्ज ही नहीं था। तो अब हमारे पास 3 कण थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पर सवाल यह था कि ये तीनों एक छोटे से परमाणु के अंदर एक साथ रहते कैसे हैं। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि परमाणु के अंदर भी कुछ है, पर सवाल ये था कि ये सब एक साथ रहते कैसे हैं, मतलब परमाणु असल में दिखता कैसा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने में वैज्ञानिकों ने कई मॉडल दिए, जिनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, तरबूज से शुरू होकर सोने तक जाती है। सबसे पहली कोशिश की जे थॉम्सन ने, और उनका आइडिया एक तरह से एक तरबूज जैसा था। उन्होंने सोचा कि पूरा परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, जैसे तरबूज का लाल वाला हिस्सा, और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन उसमें बीच की तरह जगह जगह धसे हुए हैं। देखिए, थॉम्सन का मॉडल एकदम गलत नहीं था। एक बहुत जरूरी बात इसने सही बताई। चूंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थे, ये मॉडल समझा पा रहा था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल क्यों होता है, मतलब उस पर कोई नेट चार्ज क्यों नहीं होता। लेकिन साइंस की कहानियों में हमेशा एक लेकिन होता है ना? इस मॉडल के साथ भी यही हुआ। ये दूसरे वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, और इस मोड़ का नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उनके प्रयोग के नतीजे इतने ज्यादा चौंकाने वाले थे कि उन्होंने कहा, यह नतीजा उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक 15 इंच का गोला एक कागज के टुकड़े पर चलाएं और वो लौटकर आपको ही लग जाए। जरा सोचिए, तो रदरफोर्ड ने ऐसा क्या खोजा था? एक ऐसी चीज जिसने परमाणु के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट दिया। उन्होंने कहा, परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा वजन एक बहुत ही छोटी सी घनी जगह में सिमटा हुआ है, जिससे उन्होंने नाम दिया नाभिक या न्यूक्लियस। पर रदरफोर्ड का मॉडल भी परफेक्ट नहीं था। उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल घूमेगा तो वो एनर्जी छोड़ेगा।
इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते सारी एनर्जी खोकर नाभिक में गिर जाना चाहिए था। मतलब परमाणु तो स्टेबल हो ही नहीं सकते। पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। इस बड़ी पहेली को सुलझाया नील्स बोर ने। उन्होंने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स में ही घूमते हैं, और जब तक वो अपनी ऑर्बिट में हैं, उनकी एनर्जी कम नहीं होती। और ये देखिए, बोर का मॉडल असल में ऐसा दिखता था। ये जो आप न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल रास्ते देख रहे हैं ना, जिन्हें K, L, M, N नाम दिया गया है, यही वो फिक्स्ड एनर्जी शेल्स हैं। इलेक्ट्रॉन इन्हीं में घूमते हैं। इस मॉडल ने परमाणु के स्टेबल होने की गुत्थी सुलझा दी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो अब हमारे पास परमाणु का एक बेहतर मॉडल आ चुका था। अब हम उस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भाई सोना सोना क्यों है और कार्बन कार्बन क्यों है, क्यों एक तत्व दूसरे से अलग होता है। और इसका जवाब कुछ बहुत ही सिंपल नंबर्स में छिपा है। इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। ये परमाणु का आधार कार्ड समझिए। ये बस न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की गिनती है, और यही नंबर तय करता है कि तत्व कौन सा है। जैसे कार्बन में हमेशा 6 प्रोटॉन होंगे। अगर एक भी प्रोटॉन बढ़ा, मतलब 7 हो गए, तो वो कार्बन नहीं रहेगा, वो नाइट्रोजन बन जाएगा। बस इतना सिंपल। फिर आता है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये परमाणु के वजन यानी मास के बारे में है। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उसे गिना ही नहीं जाता, तो परमाणु का सारा वजन उसके न्यूक्लियस में ही होता है। अब यहां एक मजेदार बात आती है, समस्थानिक या आइसोटोप्स। सोचिए, एक ही परिवार के 2 भाई, जिनका नाम तो एक है पर वजन अलग अलग है। आइसोटोप्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, मतलब उनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसीलिए उनका एटॉमिक नंबर तो एक ही रहता है, पर मास नंबर बदल जाता है, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। हमने जान लिया कि परमाणु क्या है, उसकी पहचान क्या है। अब जानेंगे कि वो करता क्या है, मतलब वो दूसरे परमाणुओं से कैसे मिलता जुलता है, कैसे रिएक्ट करता है, और इसका सारा राज उसके इलेक्ट्रॉनों की जमावट में छुपा है। तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में ऐसे ही कहीं भी नहीं बैठ जाते। उनके भी कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। इन्हें बोर-बरी रूल्स कहते हैं, और ये बहुत सिंपल हैं। पहला रूल है 2n², जो बताता है कि किसी शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी नियम है कि सबसे बाहरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले अंदर वाली शेल को भरते हैं, फिर बाहर वाली की तरफ जाते हैं। इस टेबल को देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। जैसे हीलियम को लेते हैं, इसका पहला शेल K 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा है। ये बहुत स्टेबल है, इसे किसी से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए इसकी वैलेंसी यानी रिएक्ट करने की क्षमता 0 है। अब सोडियम को देखिए, इसके बाहरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को देना चाहता है। वहीं आर्गन का बाहरी शेल 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा है, तो वो भी हीलियम की तरह ही स्टेबल और शांत है। और बस इसी लेन देन से एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है, संयोजकता या वैलेंसी। सीधी सी बात है, कोई परमाणु स्टेबल होने के लिए यानी अपना बाहरी घर पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन या साझेदारी करता है, वही उसकी वैलेंसी है। और यही वैलेंसी तय करती है कि वो किस तरह के केमिकल बॉन्ड बनाएगा। तो इस पूरे सफर से हमें क्या क्या सीखने को मिला, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, परमाणु 3 चीजों से बने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, हमारी समझ धीरे धीरे विकसित हुई, थॉमसन के तरबूज से रदरफोर्ड के न्यूक्लियस और फिर बोर के एनर्जी लेवल्स तक। तीसरी बात, परमाणु की पहचान उसके प्रोटॉन की संख्या है। और चौथी और सबसे अहम बात, परमाणु का सारा केमिकल बिहेवियर उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है, जो बस अपना घर पूरा करना चाहते हैं। एक बात सोचिए, हर छोटा सा परमाणु जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसका एक लक्ष्य है, अपने अष्टक को पूरा करना, एक तरह से स्थिरता पाना। कितना दिलचस्प है ना। अगर एक अदृश्य परमाणु का इतना साफ लक्ष्य हो सकता है, तो यह हमें अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। इसी सोच के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब में कॉमन है, चाहे वो एक बहुत बड़ा पेड़ हो, एक छोटा सा कीड़ा या फिर हम इंसान खुद।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिंदगी की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई की। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 1665। विज्ञान एक नई करवट ले रहा था और बस एक छोटा सा, एक बहुत ही साधारण सा एक्सपेरिमेंट जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये शब्द हैं रॉबर्ट हुक के। उन्होंने अपने खुद के बनाए एक माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा और उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने। उन्होंने इन छोटे छोटे कमरों को नाम दिया सेल, जो लैटिन शब्द सेला से आया है, जिसका मतलब है एक छोटा कमरा। बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती। तो रॉबर्ट हुक की ये खोज, ये तो बस पहला कदम था। समझिए कि एक बहुत बड़ी पहेली का पहला टुकड़ा मिल गया था। इस एक खोज ने कई और साइंटिस्ट्स को इस छिपी हुई दुनिया के बारे में जानने के लिए उकसाया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस पहेली के बाकी टुकड़े एक एक करके अपनी जगह पर आए। देखिए, ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, ये तो एक तरह की साइंटिफिक रिले रेस थी। 1674 में ल्यूवन हॉक आए और उन्होंने पहली बार तालाब के पानी में चलती फिरती जिंदा कोशिकाएं देखी। फिर एक लंबा इंतजार, करीब करीब 150 साल का, और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के ठीक बीच में एक चीज देखी जिसे उन्होंने नाम दिया केंद्रक। इसके कुछ ही साल बाद श्लाइडन और श्वान ने मिलकर एक जबरदस्त आइडिया दिया कि सारे पौधे और जानवर सब के सब कोशिकाओं से ही बने हैं। और आखिर में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने वो आखिरी सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ा जिसने इस थ्योरी को पूरा कर दिया। उन्होंने कहा, हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही बनती है। तो इन सारी खोजों का निचोड़ क्या निकला? बस ये 3 सीधी लेकिन बहुत पावरफुल बातें। पहली, हर जिंदा चीज एक या उससे ज्यादा कोशिकाओं से बनी है। दूसरी, कोशिका ही जीवन की बनावट और काम की सबसे बुनियादी इकाई है। और तीसरी, सारी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही पैदा होती हैं। यही है सेल थियरी, जो आज भी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि कोशिका होती क्या है, पर अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। चलिए अब कोशिका के अंदर चलते हैं और इसकी कमाल की मशीनरी को करीब से देखते हैं। जैसे ही हम कोशिका के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है इसकी बाहरी दीवार से, जिसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसे एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर या बाउंसर की तरह समझिए। इसका काम है ये तय करना कि कौन सी जरूरी चीजें अंदर आएंगी और कौन सा फालतू सामान बाहर जाएगा। मतलब ये अंदर का माहौल एकदम परफेक्ट बनाए लगती है। अब थोड़ा और अंदर चलें तो हम पहुंचते हैं कोशिका के हेडक्वार्टर में, यानी कि केंद्रक में। यही है इसका कमांड सेंटर। यहीं पर जिंदगी की पूरी ब्लूप्रिंट, यानी हमारा डीएनए, एकदम सुरक्षित रखा होता है। कोशिका को क्या करना है, कब बड़ा होना है, कब बंटवारा करना है, ये सारे बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं। अब केंद्रक और बाहरी झिल्ली के बीच की जो पूरी जगह है ना, वो एक जेली जैसे पदार्थ से भरी होती है। इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसे एक बड़े फैक्ट्री का फ्लोर समझिए, जहां हर तरफ हलचल है, हर तरफ काम हो रहा है। और इसी फ्लोर पर कोशिका के अलग अलग छोटे छोटे अंग, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। और इस फैक्ट्री में हर डिपार्टमेंट का अपना खास काम है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यह है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोटीन और लिपिड बनाती है। फिर आता है गोल्जी उपकरण, ये है पैकेजिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट जो सामान को पैक करके सही पते पर भेजता है। लाइसोसोम्स है वेस्ट मैनेजमेंट टीम, जो सारा कचरा और पुरानी चीजें साफ करते हैं। और हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो है कोशिका का पावर हाउस जो पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी यानी एटीपी बनाता है। लाइसोसोम के बारे में एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात है, इन्हें सुसाइड बैग्स यानी आत्मघाती थैली भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई कोशिका बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए या बीमार पड़ जाए, तो ये लाइसोसोम खुद ही फट जाते हैं और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा इसलिए ताकि इन्फेक्शन या गड़बड़ी बाकी शरीर में ना फैले। तो हमने देखा कि ज़्यादातर कोशिकाओं के अंदर का सामान, मतलब उसके पार्ट्स, लगभग एक जैसे ही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया में जिंदगी के इतने अलग अलग रूप क्यों हैं? इसका जवाब इस बात में है कि कैसे एक ही बेसिक ब्लूप्रिंट से हजारों लाखों तरह की अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं। मोटे तौर पर देखें तो कोशिकाओं की 2 मेन टीमें हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये बहुत ही सिंपल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया।
इनमें न तो कोई असली न्यूक्लियस होता है और न ही झिल्ली वाले कोई खास अंग। दूसरी टीम है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, जिनसे पौधे, जानवर और हम सब बने हैं। ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है और ढेरों अलग अलग कोशिकांग भी। अब यूकैरियोटिक टीम के अंदर भी काफी वैरायटी है। जैसे एक पौधे और एक जानवर की कोशिका को ही देख लीजिए। पौधे की कोशिका के बाहर एक मोटी सख्त दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो उसे मजबूती देती है। उसके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिससे वो धूप से अपना खाना बनाती है। ये चीजें जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती क्योंकि उन्हें इनकी जरूरत ही नहीं है। और ये वैरायटी तो हमारे अपने शरीर के अंदर भी दिखती है। बायोलॉजी में एक कहावत है, जैसा काम वैसा आकार। जैसे हमारी नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और धागे जैसी होती हैं ताकि दिमाग से सिग्नल तेजी से दूर तक भेज सकें, वहीं खून की कोशिकाएं गोल और चपटी होती हैं ताकि पतली से पतली नसों में भी आसानी से घुस सकें। मतलब हर कोशिका का डिजाइन उसके काम के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो ठीक है, कोशिकाएं बन गईं, अपना काम भी कर रही हैं, लेकिन जिंदगी को आगे भी तो बढ़ना है। ग्रोथ कैसे होगी? चोट लगेगी तो ठीक कैसे होगी? यहीं पर एंट्री होती है जीवन के इंजन की, यानी कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन के 2 मेन तरीके हैं। पहला है माइटोसिस। ये हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए है। जब चोट लगती है तो इसी से नई स्किन बनती है। इसमें एक कोशिका से बिल्कुल वैसी ही 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा है मियोसिस। ये सिर्फ प्रजनन के लिए होता है। इसमें एक कोशिका से 4 बिल्कुल नई और यूनिक कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। और यही प्रक्रिया ही तो जीवन का जादू है। जरा सोचकर देखिए, हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपनी जिंदगी की शुरुआत सिर्फ एक कोशिका से करता है। बस एक, जो फिर बढ़ती है। 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक खरबों कोशिकाओं का एक पूरा शरीर नहीं बन जाता। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, हमने सेल थ्योरी में देखा कि हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है। ये जिंदगी के चलते रहने का कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है ना? पर यह हमें विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से आती है, तो फिर इस धरती पर वो सबसे पहली वाली कोशिका वो कहाँ से आई? इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर। कभी ये सोचा है कि एक अकेली सी कोशिका, एक सिंगल सेल से हम जैसे खरबों खरबों कोशिकाओं वाले जीव आखिर बन कैसे जाते हैं? और कमाल की बात तो ये है कि ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से बिना टकराए अपना अपना काम एकदम परफेक्ट तरीके से करती कैसे हैं? इस पूरे कमाल के ऑर्गेनाइजेशन का राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है, ऊतक। तो चलिए आज जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक इंसान हो या कोई बहुत बड़ा विशाल पेड़ जिसमें खरबों कोशिकाएं हैं, वो इतने सारे अलग अलग काम एक ही साथ मैनेज कैसे कर लेता है? आखिर ये करोड़ों अरबों कोशिकाएं एक टीम की तरह एक साथ मिलकर काम करती कैसे हैं? और इसका जवाब है ऊतक में। जरा सोचिए, जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, कोई पैकिंग टीम है, कोई असेंबली लाइन पर है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में भी कोशिकाओं की अपनी अपनी टीमें होती हैं। तो एक जैसी दिखने वाली और एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है ना, बस उसी को ऊतक या टिश्यू कहते हैं। और इसी कमाल के सिस्टम को श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कोशिकाओं से ऊतक बनते कैसे हैं, फिर देखेंगे कि पौधों और जंतुओं के ऊतकों में क्या फर्क होता है। इसके बाद हम पौधों के ऊतकों और फिर जंतुओं के ऊतकों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, और आखिर में इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ जोड़कर बड़ी पिक्चर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अपने पहले हिस्से पर आते हैं, कोशिकाओं से ऊतक तक का सफर। ये सब कुछ स्पेशलाइजेशन के सिद्धांत के बारे में है। मतलब जीवन कैसे बड़े बड़े मुश्किल कामों को करने के लिए खुद को ऑर्गेनाइज करता है। और ये जो श्रम विभाजन है ना, ये सच में कमाल का है। देखिए, इंसानों में जो हमारी मांसपेशीय कोशिकाएं हैं, उनका बस एक ही काम है, फैलना और सिकुड़ना, ताकि हम चल फिर सकें। जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो तो सुपरफास्ट मैसेंजर हैं, फटाक से संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाती हैं। हमारा खून वो एक 24/7 डिलीवरी सर्विस की तरह ऑक्सीजन, खाना और यहाँ तक कि कचरा भी ट्रांसपोर्ट करता है।
और ऐसा सिर्फ हम में नहीं, पौधों में भी होता है। वहाँ भी खास कोशिकाएं हैं जिनका काम सिर्फ पानी और खाने को ट्रांसपोर्ट करना है। मतलब हर टीम का एक फिक्स्ड मिशन है, एक ही काम। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के एक बड़े मोड़ पर। हम बात करेंगे पौधे और जंतु ऊतकों के बीच के फंडामेंटल डिफरेंसेस की। यह असल में दो बिल्कुल अलग-अलग लाइफस्टाइल्स की कहानी है। अब यहाँ से कहानी दो अलग-अलग रास्तों पर निकलती है। एक तरफ है पौधे जो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, तो जाहिर है उन्हें मजबूत सहारे की जरूरत होगी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनके कई सपोर्टिंग टिश्यूज मरी हुई कोशिकाओं, डेड सेल्स से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि मृत कोशिकाओं को जिंदा रखने में एनर्जी वेस्ट नहीं होती। स्मार्ट है ना? वहीं दूसरी तरफ है जंतु, जिन्हें खाने और शिकार के लिए घूमना फिरना पड़ता है, तो उन्हें चाहिए ज्यादा एनर्जी, और इसलिए उनके ज्यादातर ऊतक लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। तो देखिए, उनके लाइफस्टाइल ने ही उनके ऊतकों का पूरा डिजाइन तय कर दिया। तो चलिए अब पौधों के ऊतकों की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बढ़ते कैसे हैं, और फिर ये जानेंगे कि सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, तो पौधों की ग्रोथ का सीक्रेट क्या है? वो है विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप इन्हें पौधे के ग्रोथ जोन्स या कंस्ट्रक्शन साइट समझ सकते हैं। ये हमेशा जड़ों और तनों के सिरों पर एक्टिव रहती हैं। यहाँ की कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती रहती हैं, और इसी से पौधा लंबा भी होता है और मोटा भी। अब होता क्या है, जब इन नई नई बनी कोशिकाओं की ग्रोथ पूरी हो जाती है और वो एक खास काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वो डिवाइड होना बंद कर देती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और अब वो परमानेंट हो गई हैं, स्थायी ऊतक बन गई हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें एक ही टाइप की कोशिकाएं होती हैं, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें एक से ज्यादा तरह की कोशिकाएं मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। सिंपल टिश्यूज में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्क्लेरेनकाइमा। ये समझ लीजिए कि ये नेचर का आर्मर यानी कवच है। ये डेड सेल्स से बना होता है, जिनकी दीवारें बहुत मोटी और सख्त होती हैं, और यही चीज पौधे को हार्डनेस और स्ट्रेंथ देती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल नारियल का छिलका, वो जो रेशेदार कड़ा सा छिलका होता है ना, वो इसी ऊतक से बना है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर। इसमें पहला है जाइलम। जाइलम को आप पौधे की वाटर पाइपलाइन कह सकते हैं। इसका काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर पौधे के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाना। और ये एक वन वे स्ट्रीट है, मतलब ट्रांसपोर्ट हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही होता है। और अगर जाइलम पानी की पाइपलाइन है, तो फ्लोएम है पौधे की फूड डिलीवरी सर्विस। इसका काम है पत्तियों में जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस से, उसे पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाना जहां भी एनर्जी की जरूरत हो। और ये जाइलम से अलग है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में हो सकता है। तो ये तो हुई पौधों की बात। अब चलते हैं जंतुओं की दुनिया में। एनिमल टिश्यूज को हम मोटे तौर पर उनके 4 मेन फंक्शंस के आधार पर बांट सकते हैं: प्रोटेक्शन, कनेक्शन, मूवमेंट और कम्युनिकेशन, यानी सुरक्षा, जुड़ाव, गति और संचार। इसे ऐसे समझते हैं जैसे ये 4 सुपर हीरो टीमें हैं। पहली टीम है एपिथीलिया में ऊतक, यानी द प्रोटेक्टर्स। ये हमारे शरीर के गार्ड हैं, जो बाहर से और अंदर से अंगों को कवर करके रखते हैं। फिर आते हैं संयोजी ऊतक, द कनेक्टर्स। इनका काम है शरीर में सब कुछ एक दूसरे से जोड़कर रखना। तीसरी टीम है पेशीय ऊतक, द मूवर्स। इन्हीं की वजह से सारा मूवमेंट होता है। और चौथी और बहुत जरूरी टीम है तंत्रिका ऊतक, द कम्युनिकेटर्स। ये शरीर के मैसेंजर हैं, जो दिमाग से सिग्नल लेकर पूरे शरीर में दौड़ते। अब इन चारों में से जो संयोजी ऊतक है ना, वो बहुत ही डाइवर्स है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी कोशिकाएं आपस में सटी हुई नहीं होती, बल्कि वो एक मैट्रिक्स नाम के पदार्थ में धंसी हुई होती हैं। और ये मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। ये सूप की तरह पतला और तरल हो सकता है, जैसे हमारे खून में। ये जेली जैसा नरम हो सकता है, या फिर पत्थर जैसा कठोर, जैसे हमारी हड्डियों में। और इसी मैट्रिक्स की वजह से ये ऊतक इतने सारे अलग अलग काम कर पाता है। और इसकी वैरायटी तो देखिए, सच में हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, हमारा बहता हुआ खून और हमारी ठोस हड्डियां, दोनों ही एक ही कैटेगरी के ऊतक हैं, संयोजी ऊतक। इतना ही नहीं, 2 हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट से लेकर एनर्जी स्टोर करने वाले एडिपोज टिश्यू यानी चर्बी तक, ये सब इसी एक फैमिली के मेंबर हैं। अब बात करते हैं पेशीय ऊतक की, यानी मस्क्यूलर टिश्यू की।
देखिए, हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां, जिन्हें रेखित पेशी कहते हैं, वो हमारी मर्जी से काम करती हैं। हम जब चाहें इन्हें हिला सकते हैं। इन्हें कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। लेकिन हमारे खाने की नली में जो चिकनी पेशियां हैं या हमारे दिल की जो हृदयक पेशियां हैं, वो हमारी नहीं सुनती। वो अपने आप काम करती है, मतलब इनवॉलंटरी हैं। और सिर्फ काम में ही नहीं, इनके आकार और बनावट में भी साफ फर्क दिखाई देता है। और आखिर में आते हैं शरीर के हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क पर, यानी तंत्रिका ऊतक पर। इसकी जो बेसिक यूनिट है उसे कहते हैं न्यूरॉन। ये एक बायोलॉजिकल तार की तरह है जिसका काम है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंचाना। हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या कोई भी हरकत करते हैं, वो सब इन्हीं न्यूरॉन्स के सुपर फास्ट नेटवर्क का ही कमाल है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक बिग पिक्चर व्यू लेते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, पूरी कहानी का सार ये है कि ऊतक एक बहुत ही ज़रूरी बीज की कड़ी है। कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग जैसे दिल या फेफड़े, और फिर अंग मिलकर बनाते हैं अंगतंत्र जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन का ये जो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर है, ये हायरार्की है, इसी की वजह से हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों का अस्तित्व मुमकिन हो पाता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। एक छोटे से पौधे से लेकर एक विशाल वेल तक अगर हर कॉम्प्लेक्स जीव इसी शानदार सिद्धांत पर बना है, तो ये हमें अपने शरीर के बारे में क्या सिखाता है? शायद ये सिखाता है कि हमारा पूरा अस्तित्व ही सहयोग, कोऑपरेशन पर टिका है। हम सिर्फ कोशिकाओं का एक ढेर नहीं है, बल्कि खरबों स्पेशलिस्ट्स की एक ऐसी टीम है जो हर पल एक साथ मिलकर जीवन नाम के इस चमत्कार को मुमकिन बना रही है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक घुमावदार रास्ते पर चलना और एक सीधी रेखा में चलने में फिजिक्स की नज़र से क्या फर्क है? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो आज का अपना मुद्दा यही है, दूरी और विस्थापन, इनमें असल में फ़र्क क्या है? चलिए इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। इस फर्क को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सी कहानी लेते हैं। मान लीजिए हम एक सफ़र पर निकल रहे हैं। तो यहाँ देखिए, कल्पना कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और वो सीधा सीधा नहीं जाता, बल्कि इस घुमावदार रास्ते से होता हुआ पॉइंट एफ पर जाके रुकता है। अब सवाल ये है कि इस पूरे सफ़र को नापेंगे कैसे? तो सबसे पहले सबसे आसान तरीके पर आते हैं, यानी दूरी पर। तो दूरी का सीधा सा मतलब है असल में कितना लंबा रास्ता तय किया गया। हर एक कदम, हर एक मोड़, सब कुछ इसमें गिना जाएगा। मतलब अगर हमें इसकी दूरी निकालनी है तो हमें ए से बी तक की लंबाई, फिर बी से सी, सी से डी, ऐसे करते करते एफ तक रास्ते के हर छोटे छोटे हिस्से को जोड़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा सफर जैसा वो चला गया। तो सबसे जरूरी बात क्या है? दूरी असल में बस एक नंबर है, एक वैल्यू। वो सिर्फ ये बताती है कि कितना चला गया, किस दिशा में। इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो क्या इस सफर को नापने का कोई दूसरा तरीका भी है, कोई शॉर्टकट? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पे एंट्री होती है विस्थापन की। देखिए, विस्थापन को ना इन घुमावदार रास्तों से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस ये देखता है कि शुरू कहाँ से किया और ख़त्म कहाँ पर किया, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच सबसे सीधा, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, विस्थापन को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना लंबा या घुमावदार था। उसके लिए तो बस शुरुआती पॉइंट ए और आखिरी पॉइंट एफ के बीच की एक सीधी लकीर ही सब कुछ है, बस। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। विस्थापन में सिर्फ लंबाई नहीं होती, उसमें दिशा भी होती है। और यही एक चीज इसे दूरी से पूरी तरह अलग बना देती है। ठीक है, अब जब हमने दोनों को समझ लिया है, तो चलिए इन्हें साइड बाय साइड रखकर देखते हैं कि असल में फर्क क्या क्या है। तो ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, परिभाषा: दूरी मतलब रास्ते की कुल लंबाई, विस्थापन मतलब शुरू और अंत के बीच की सबसे छोटी दूरी। फिर क्वांटिटी: दूरी एक स्केलर है, मतलब सिर्फ वैल्यू, और विस्थापन एक वेक्टर, मतलब वैल्यू और दिशा दोनों। और सबसे जरूरी, दूरी रास्ते पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन को रास्ते से कोई मतलब नहीं। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, ये फर्क है, पर इससे होता क्या है? फिजिक्स में ये इतना जरूरी क्यों है? तो इसका जवाब हमें मिलता है स्पीड और वेलोसिटी में। ये कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। जब हम कहते हैं कि दूरी कितनी तेजी से बदल रही है, तो हम चाल या स्पीड की बात कर रहे होते हैं।
लेकिन जब हम कहते हैं कि विस्थापन कितनी तेजी से बदल रहा है, तो हम बात कर रहे होते हैं वेग यानी वेलोसिटी की। एकदम परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर। वो हमें स्पीड बताता है, वेलोसिटी नहीं, है ना। वो बस ये बताता है कि गाड़ी 60 की रफ्तार पर है, ये नहीं बताता कि 60 की रफ्तार से उत्तर में जा रही है या दक्षिण में। इसलिए वो स्पीड है, वेलोसिटी नहीं। तो अगर इस पूरे डिस्कशन को एक लाइन में समेटना हो तो बस इतना याद रखिए, दूरी वो रास्ता है जिस पर हम चलें, और विस्थापन ये है कि हम अपनी शुरुआती जगह से पहुंचे कहां। चलिए अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। मान लीजिए एक एथलीट है जो 400 मीटर के ट्रैक पर एक पूरा चक्कर लगाता है। वो जहां से शुरू करता है दौड़कर ठीक वहीं वापस आ जाता है। तो उसने दूरी तो 400 मीटर तय की, पर उसका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जरा सोच। क्या कभी सोचा है कि जब एक फुटबॉल को किक मारी जाती है तो वो हवा में कैसे उड़ती है, या फिर सारे ग्रह सूरज के चारों ओर एक ही रास्ते पर कैसे घूमते रहते हैं? इन सब के पीछे कुछ बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त नियम काम करते हैं। कई सदियों तक मोशन यानी कि गति एक पहेली बनी हुई थी, लेकिन आज हम मिलकर इसके सारे राज खोलने वाले हैं। तो हम अपनी कहानी शुरू करेंगे गति से जुड़े एक पुराने रहस्य से। फिर देखेंगे कि कैसे गैलीलियो ने एक नई सोच दी, और उसके बाद न्यूटन के उन 3 मशहूर नियमों को एक एक करके समझेंगे। सदियों तक बड़े बड़े दार्शनिकों से लेकर हम जैसे आम लोगों तक सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमता था, कोई भी चलती हुई चीज आखिरकार अपने आप रुक क्यों जाती है? और इसी सवाल से एक बहुत ही आम, कह सकते हैं एक कॉमन सेंस वाला जवाब निकला कि हर चीज की जो असली या कुदरती हालत है वो है आराम की हालत। मतलब हर चीज बस रुके रहना चाहती है। लेकिन क्या यह बात सच में इतनी सीधी है? अच्छा, इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो एक शब्द में छिपा है, बल यानी कि फोर्स। इसे समझने के लिए रस्साकशी का खेल सोचिए। जब तक दोनों टीमें बराबर जोर लगाती हैं, मतलब फोर्स बैलेंस्ड है, तो रस्सी कहीं नहीं जाती। पर जैसे ही एक टीम ज्यादा जोर लगाती है, यानी फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाता है, रस्सी उसकी तरफ खिंच जाती है। बस यही है गति का राज। तो अब कहानी में एंट्री होती है गैलीलियो गैलीली की, और इन्होंने आकर मोशन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। गैलीलियो ने कोई असली एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने अपने दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि अगर एक कंचे को ढलान से नीचे लुढ़काएं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ लुढ़काएं तो स्पीड कम हो जाती है। तो अगर सतह एकदम सपाट हो और उस पर कोई भी रुकावट, कोई फ्रिक्शन न हो, तब क्या होगा? गैलीलियो का जवाब था, वो कंचा चलता ही रहेगा हमेशा के लिए। गैलीलियो ने जहां ये कहानी छोड़ी, वहीं से इसे आगे बढ़ाया महान आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने गैलीलियो के इसी आइडिया को लिया और उसे एक औपचारिक नियम बना दिया, जिसे हम सब जानते हैं जड़त्व के नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। मतलब हर चीज अपनी मौजूदा हालत में ही रहना चाहती है। अगर रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी, अगर एक सीधी लाइन में चल रही है तो वैसे ही चलती रहना चाहेगी, और वो अपनी हालत तब तक नहीं बदलेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स उसे मजबूर ना कर दे। इसी जिद को, इसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इनर्शिया। और ये चीज हम हर रोज महसूस करते हैं, बस ध्यान नहीं देते। सोचिए, बस में अचानक ब्रेक लगने पर हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं, या फिर कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर मारने पर सिर्फ नीचे वाली गोटी ही क्यों निकलती है? इन सब का जवाब सिर्फ एक है, इनर्शिया। तो सीधा सा हिसाब है, जिस चीज का वजन मतलब कि मास जितना ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए खाली ट्रॉली को धकेलना आसान होता है, लेकिन जब वही ट्रॉली सामान से भरी हो तो उसे हिलाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला नियम तो ये कहता है कि चीजें बदलाव का विरोध करती हैं। पर सवाल यह है कि अगर हमें बदलाव लाना ही हो, मतलब किसी रुकी हुई चीज को चलाना हो या चलती हुई चीज को रोकना हो, तो क्या करना होगा? बस यही से शुरू होता है न्यूटन का दूसरा नियम। अब दूसरे नियम को ठीक से समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, मोमेंटम, जिसे हिंदी में संवेग कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये मोशन की कुल मात्रा है, जो किसी चीज के वजन और उसकी स्पीड दोनों पर निर्भर करती है। तो दूसरा नियम असल में मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिश्ता बताता है। ये कहता है कि किसी चीज के मोमेंटम में बदलाव की जो दर है, वो सीधे सीधे उस पर लगाए गए फोर्स पर निर्भर करती है। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर जब हम इसे सरल करते हैं तो हमारे सामने आता है फिजिक्स का शायद सबसे मशहूर इक्वेशन, F = ma, फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। मतलब किसी भारी चीज को तेजी से चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
अब इसका एक बहुत ही बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं क्रिकेट के मैदान में। कभी सोचा है कि एक क्रिकेटर तेज गेंद को पकड़ते हुए अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? ऐसा करके वो असल में गेंद के मोमेंटम को जीरो करने का टाइम बढ़ा देता है, और जब टाइम बढ़ता है तो हाथों पर लगने वाले फोर्स का असर कम हो जाता है। कमाल है ना? अब हम आते हैं न्यूटन के आखिरी और तीसरे नियम पर, और ये नियम एक तरह से हमारे यूनिवर्स के एक बहुत ही गहरे सच को बताता है कि कोई भी फोर्स कभी अकेला नहीं होता। ये लाइन हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि फोर्स हमेशा जोड़े में काम करते हैं। सोचिए, बंदूक जब गोली को आगे की तरफ धकेलती है तो गोली भी बंदूक को उतने ही फोर्स से पीछे की तरफ धकेलती है, तभी तो झटका लगता है, जिसे हम रिकॉइल कहते हैं। या जब कोई नाव से किनारे पर कूदता है तो वो नाव को पीछे धकेलता है और नाव उससे आगे। यहां तक कि हम जमीन पर चल भी इसी नियम की वजह से पाते हैं। तो चलिए अब इन तीनों नियमों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये मिलकर मोशन की पूरी कहानी बताते हैं। तो पूरी कहानी को अगर हम एक नटशेल में देखें तो पहला नियम बताता है कि किसी चीज की गति बदलने के लिए फोर्स चाहिए। क्यों? दूसरा नियम बताता है कि उसे बदलने के लिए कितना फोर्स चाहिए, और तीसरा नियम हमें याद दिलाता है कि हर फोर्स का एक जोड़ीदार होता है, एक एक्शन और एक रिएक्शन। तो जो गति कभी एक गहरा रहस्य लगती थी, वो असल में इन तीन सरल और सुंदर नियमों पर ही चलती है। अब जब ये नियम पता चल गए हैं तो अपने आसपास की दुनिया को देखिए। हर धक्का, हर खिंचाव, हर एक कदम में न्यूटन के नियमों का जादू दिखाई देगा। कभी सोचा है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को अपनी जगह पर रखती है? एक गिरते हुए सेब से लेकर आसमान में घूमते ग्रहों तक एक ही फोर्स है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है और पूरे ब्रह्मांड को एक साथ कह सकते हैं बांध कर रखती है। तो एक गिरता हुआ सेब, पृथ्वी का चक्कर काटता हुआ चांद और सूरज के चारों ओर घूमते हुए ग्रह, इन तीन अलग अलग चीजों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? एक रोजमर्रा की घटना है और बाकी दो तो विशाल अंतरिक्ष में होती हैं। लगता तो यही है कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका जवाब विज्ञान के सबसे बड़े आइडियाज में से एक में छिपा है। इसको समझने के लिए जरा सोचिए कि एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाया जा रहा है। अब उसे एक गोले में घुमाते रहने के लिए रस्सी को लगातार उसे सेंटर की तरफ खींचना पड़ता है ना? इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर रस्सी टूट जाए तो पत्थर सीधा उड़ जाएगा। अब चांद के बारे में सोचिए, वो भी तो पृथ्वी के चारों ओर एक गोल रास्ते पर घूम रहा है। तो वो कौन सी अदृश्य रस्सी है जो उसे अपनी जगह पर बनाए हुए है? और जवाब है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। यही तो आइजैक न्यूटन की जबरदस्त सोच थी कि जो फोर्स सेब को नीचे गिराता है, वही फोर्स चांद को उसकी ऑर्बिट में बनाए रखता है। ये एक ही यूनिवर्सल फोर्स था जो धरती और आसमान दोनों पर काम कर रहा था। तो चलिए न्यूटन के इस शानदार आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। उन्होंने एक ऐसा नियम खोजा जो सिर्फ सेब और चांद पर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होता है। सेब गिरने की वो मशहूर कहानी वो सिर्फ एक किस्सा नहीं है, उसने सच में न्यूटन को कुछ बहुत गहरा सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा, अगर पृथ्वी का खिंचाव एक पेड़ की चोटी तक पहुंच सकता है तो ये और भी ऊपर, यहां तक कि खुद चांद तक क्यों नहीं पहुंच सकता? और उसी सवाल से इस बेहद सरल से नियम का जन्म हुआ। ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है, और इस खिंचाव की ताकत सिर्फ दो बातों पर निर्भर करती है। उन चीजों में कितना समान है, यानी उनका मास, और वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं। बस मैथ्स में ये नियम कुछ ऐसा दिखता है। अब घबराइए मत, ये जितना मुश्किल दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा आसान है। F है ग्रेविटेशनल फोर्स, M और M उन दो चीजों का मास है, D उनके बीच की दूरी है, और G बस एक फिक्स्ड नंबर है, एक कांस्टेंट जो कैलकुलेशन को सही बनाता है। तो इस फॉर्मूले का निचोड़ क्या है? बहुत आसान है। पहली बात, जितना ज्यादा मास उतना मजबूत खिंचाव। इसीलिए हम पृथ्वी का खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन अपने बगल में बैठे किसी दोस्त का नहीं। दूसरी बात, जितनी ज्यादा दूरी उतना कमजोर खिंचाव। ये फोर्स दूरी बढ़ने के साथ तेजी से कम होता जाता। चलिए अब इस यूनिवर्सल फोर्स को वापस अपने घर यानी पृथ्वी पर लाते हैं और देखते हैं कि यह हमारी रोज की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, और एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को सुलझाते हैं, मास और वेट के बीच का फर्क। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी का मास उसके अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा है, और ये कभी नहीं बदलता, चाहे कोई पृथ्वी पर हो, चांद पर हो या अंतरिक्ष में।
लेकिन वेट ग्रेविटी द्वारा उसके मास पर लगाया गया फोर्स है। और क्योंकि ग्रेविटी बदलती है इसलिए वेट भी बदलता है। और ये कितना बदलता है? बहुत ज्यादा। चांद पर किसी का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का सिर्फ छठा हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने न्यूटन के नियम में देखा, मास मायने रखता है। चांद का मास पृथ्वी से बहुत कम है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत कमजोर है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 10 किलोग्राम मास वाला एक शॉपिंग बैग। सोचिए, पृथ्वी पर उसका वजन 98 न्यूटन होता है, लेकिन अगर उसी बैग को चांद पर ले जाएं तो उसका वजन घटकर सिर्फ 16.3 न्यूटन रह जाएगा। सामान उतना ही है, लेकिन उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जबरदस्त तरीके से बदल गया है। ग्रेविटी सिर्फ हमें नीचे ही नहीं खींचती, ये हमारे आसपास की दुनिया में कई और दिलचस्प असर पैदा करती है, जैसे कि प्रेशर और बोयंसी। इस बारे में सोचिए, दोनों चाकुओं पर एक बराबर फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन नतीजा बहुत अलग है। इसका राज क्या है? जवाब सिर्फ फोर्स में नहीं, बल्कि प्रेशर नाम के एक कॉन्सेप्ट में है। देखिए, प्रेशर सिर्फ ये नहीं है कि कितना जोर लगाया जा रहा है, बल्कि ये भी है कि उस जोर को कितने एरिया पर फोकस किया जा रहा है। इसकी गिनती फोर्स को उस एरिया से डिवाइड करके की जाती है जिस पर वो काम कर रहा है। और यही पूरी कहानी बताता है। तेज चाकू की धार का एरिया बहुत कम होता है, इसलिए लगाया हुआ फोर्स एक छोटे से पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होकर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है, इतना ज्यादा कि वो चीजों को काट सकता है। वहीं भोथरा चाकू उसी फोर्स को एक बड़े एरिया में फैला देता है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है और वो काट नहीं पाता। अच्छा, अब तक हमने नीचे की ओर खींचने वाले फोर्सेस की बात की है, लेकिन ऊपर की ओर धकेलने वाले फोर्सेस का क्या? जब कोई चीज पानी जैसे लिक्विड में होती है तो एक नया फोर्स काम में आता है, एक ऐसा फोर्स जो उल्टी दिशा में यानी ऊपर की ओर धकेलता है। यह हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाता है कि आखिर कुछ चीजें पानी में ग्रेविटी को मात देकर क्यों तैरती हैं जबकि बाकी डूब जाती हैं? ये असल में दो फोर्सेस के बीच की एक लड़ाई है। हर चीज पर ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है, जो उसका वेट है, और पानी उस पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाता है जिसे हम बोयंसी कहते हैं। लोहे की कील के लिए नीचे खींचने वाला वेट ऊपर धकेलने वाली बोयंसी से ज्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाती है। कॉर्क के लिए ऊपर की ओर लगने वाली बोयंसी उसके वेट से ज्यादा होती है, इसलिए वो तैरता है। तो कौन सा फोर्स जीतेगा, ये कैसे तय होता है? इसकी चाबी है डेंसिटी में। डेंसिटी का मतलब है कि किसी दिए गए वॉल्यूम में कितना सामान भरा हुआ है। और यहाँ तैरने का सुनहरा नियम है, अगर कोई चीज उस लिक्विड से ज्यादा घनी है जिसमें उसे रखा गया है तो वो डूबेगी, अगर वो उस लिक्विड से कम घनी है तो वो तैरेगी। यही कारण है कि लोहे की घनी कील डूब जाती है, लेकिन कॉर्क जिसकी डेंसिटी पानी से कम है तैरता रहता है। और हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। ग्रेविटी को ब्रह्मांड के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कमजोर माना जाता है, फिर भी यही वो फोर्स है जो ग्रहों को उनकी ऑर्बिट में रखता है और अरबों तारों वाली पूरी की पूरी गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखता है। ये एक जबरदस्त विरोधाभास है ना, जो हमें इस अदृश्य बंधन की विशाल शक्ति और पैमाने की याद दिलाता है। आज हम 3 ऐसे शब्दों पर बात करेंगे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं: कार्य, ऊर्जा और शक्ति। लगता तो है कि हम इनका मतलब जानते हैं, पर क्या फिजिक्स की दुनिया में भी इनका मतलब वही है जो हम सोचते हैं? चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। इस वक्त इसे देखना, क्या ये भी एक तरह का कार्य है? फिजिक्स का जवाब न, शायद वैसा नहीं है जैसा सोचा जा रहा है। और उस हैरान करने वाले जवाब को समझने के लिए हमें कार्य की साइंटिफिक डेफिनेशन को देखना होगा। ये हमारी रोजमर्रा की समझ से काफी अलग है। देखिए, आम जिंदगी में एग्जाम के लिए पढ़ना या किसी भारी चीज को बस पकड़े रहना, ये सब हमारे लिए काम है। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में कार्य होने के लिए 2 खास शर्तें हैं, 2 कंडीशंस हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। तो साइंटिफिक वर्क के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर इनमें से एक भी पूरी ना हो, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ी सी चट्टान को धक्का दे रहा है और वो बिल्कुल नहीं हिलती, तो चाहे कितनी भी मेहनत लगे, कितनी भी थकान हो, फिजिक्स के हिसाब से कोई काम हुआ ही नहीं, 0 वर्क। और कितना काम हुआ उसे नापा भी जा सकता है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, वर्क बराबर है फोर्स यानी बल, जिसे मल्टीप्लाई किया जाता है डिस्प्लेसमेंट से, यानी उस बल की दिशा में तय की गई दूरी से। इस काम को नापने की यूनिट है जूल। इसका नाम रखा गया है एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर। 1 जूल का मतलब है जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी चीज को 1 मीटर तक खिसका दे।
ठीक है, तो काम करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन ये फोर्स लगाने और चीज़ों को हिलाने की काबिलियत, ये एबिलिटी आती कहाँ से है? और बस यहीं से पिक्चर में आती है एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा को सिंपल शब्दों में कहें तो ये है काम करने की क्षमता या कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर किसी चीज़ में एनर्जी है तो उसमें ये ताकत है कि वो दूसरी चीज़ पर फोर्स लगाकर उसे हिला सके। और काम करने की ये जो कैपेसिटी है, ये एनर्जी, ये मुख्य रूप से दो फॉर्म्स में आती है। एक मोशन यानी गति की एनर्जी और दूसरी स्टोर्ड एनर्जी। चलिए इन दोनों को देखते हैं। तो ये दो रूप हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी चीज़ में उसके मोशन, उसकी गति के वजह से होती है। और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो स्टोर्ड है, जो किसी चीज़ की पोजीशन या शेप की वजह से है। कोई भी चीज़ जो चल रही है, जैसे एक दौड़ती हुई कार, बहता हुआ पानी या एक एथलीट, उन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जितनी तेज़ी से वो चीज़ चलेगी या जितना ज़्यादा उसका मास होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका एक फॉर्मूला भी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv², यानी आधा गुणा मास गुणा वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि वेलोसिटी स्क्वायर्ड है, मतलब स्पीड का एनर्जी पर बहुत बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब दूसरी तरफ है पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो बस इंतज़ार कर रही है काम करने का। सोचो, एक खींचा हुआ रबर बैंड या एक डैम में रुका हुआ पानी, उनकी पोजीशन या शेप की वजह से उनमें काम करने का पोटेंशियल है। और जब हम किसी चीज़ को ज़मीन से ऊपर उठाते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है mgh, यानी मास गुणा ग्रेविटी गुणा हाइट। जितना ऊपर उठाओगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये दोनों एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल, आपस में कैसे जुड़ी हैं, और इनका रिश्ता हमें यूनिवर्स के एक सबसे अहम नियम तक ले जाता है। ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। चलिए इसको एक गिरती हुई चीज़ के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच लीजिए कोई चीज़ बिल्कुल टॉप पर है, अपनी मैक्सिमम हाइट पर। गिरने से ठीक पहले उसकी सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है, काइनेटिक एनर्जी 0। अब जैसे ही वो गिरना शुरू करती है उसकी हाइट कम होने लगती है, तो होता क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और वो काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन की एनर्जी में बदलना शुरू हो जाती है। और ज़मीन से टकराने से जस्ट एक पल पहले जब हाइट लगभग 0 हो जाती है, तब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि गिरने के दौरान किसी भी पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल, उनका जोड़ हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा एक जैसा। तो हमने वर्क और एनर्जी को तो समझ लिया, लेकिन अब एक आखिरी पीस बचा है इस पजल का। सवाल ये नहीं कि कितना काम हुआ, बल्कि ये है कि काम कितनी तेजी से हुआ। और बस इसी सवाल का जवाब है पावर। पावर यानी शक्ति इस बात को नापती है कि काम किस रेट से हो रहा है, यानी कितनी तेजी से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये कितना काम हुआ उसके बारे में नहीं है, ये कितनी जल्दी हुआ उसके बारे में है, और इसकी यूनिट है वॉट। ये एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देगा। देखिए, दोनों लड़कियां रस्सी पर चढ़कर एकदम बराबर काम कर रही हैं, 3200 जूल्स का, लेकिन लड़की ए ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो वही काम कम टाइम में पूरा कर लेती है। तो इस सब को समेटते हैं। वर्क है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी है काम करने की एबिलिटी, और पावर है कि काम कितनी तेजी से हो रहा है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, तो जब हम कहते हैं कि एनर्जी खर्च हो गई, तो वो आखिर जाती कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है, और शायद इसका जवाब हम किसी और दिन ढूंढेंगे। कभी सोचा है कि एक हल्की सी फुसफुसाहट और एक जोरदार रॉक कॉन्सर्ट की आवाज, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? भाई, सुनने में तो ये बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनके पीछे जो विज्ञान है, जो फिजिक्स है, वो बिल्कुल एक है।
तो आज हम ध्वनि के इसी दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, एक छोटे से कंपन से लेकर उन आवाजों तक जिन्हें हम सुन भी नहीं सकते, यानी अल्ट्रासाउंड तक। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये ध्वनि, ये साउंड असल में है क्या चीज? इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, लेकिन ये हमारी दुनिया को देखने का, बल्कि कहूं तो सुनने का नजरिया ही बदल देता है। यकीन मानिए, इस बड़े से सवाल का जवाब बस एक शब्द में है, कंपन। जी हां, वाइब्रेशन। दुनिया की हर आवाज, हर एक साउंड बस इसी एक चीज से शुरू होती है। जरा सोचिए, जब कोई गिटार बजाता है तो उसका तार हिलता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स हिलते हैं, यहां तक कि जब कोई चिड़िया पंख फड़फड़ाती है। इन सब में एक ही चीज कॉमन है, हर आवाज तब पैदा होती है जब कोई चीज तेजी से आगे पीछे हिलती है, मतलब जब वो कंपन करती है। अच्छा, इसको साबित करने का सबसे बढ़िया तरीका है एक ट्यूनिंग फॉर्क। जब इसे बजाते हैं ना तो एक साफ आवाज आती है, पर मजा तो तब आता है जब हम इस कंपन को महसूस करते हैं या देखते हैं। देखिए, जब यही कांपता हुआ फोक एक लटकी हुई गेंद को छूता है तो कैसे उसे दूर फेंक देता है, और अगर इसे पानी में डुबो दें तो पानी में लहरें पैदा कर देता है। ये साफ साफ दिखाता है कि ध्वनि सिर्फ सुनाई नहीं देती, ये एक फिजिकल फोर्स है, एक ताकत है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ध्वनि कंपन से शुरू होती है, पर सवाल ये है कि ये कंपन हमारे कानों तक पहुंचता कैसे है? यहीं से शुरू होता है तरंगों का, यानी वेव्स का सफर। देखिए, ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में माध्यम या मीडियम कहते हैं। यह हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, या कोई ठोस चीज। और पता है, यही वजह है कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में होने वाले बड़े बड़े धमाके असल में बिल्कुल शांत होते हैं, क्योंकि वहां इस कंपन को आगे ले जाने के लिए कोई हवा या कोई माध्यम ही नहीं है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक स्लिंकी वाला खिलौना। सोचिए, जब आप स्लिंकी के एक सिरे को धक्का देते हैं तो पूरी स्लिंकी चलकर आगे नहीं जाती, बस एक लहर आगे बढ़ती है। हर छल्ला अपनी जगह पर ही थोड़ा सा आगे पीछे होता है और अपनी एनर्जी अगले वाले को पास कर देता है। ध्वनि तरंगे बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। ये ऊर्जा का ट्रांसफर है, पदार्थ का नहीं। जैसे स्लिंकी में कुछ छल्ले एक दूसरे के पास आ जाते हैं और कुछ दूर दूर हो जाते हैं, ठीक वैसे ही ध्वनि तरंगें हवा के कणों के साथ करती हैं। जहां कण पास पास आ जाते हैं उसे कहते हैं संपीडन, और जहां वो फैल जाते हैं उसे कहते हैं विरलन। असल में आवाज कुछ और नहीं, बस हमारे कानों तक पहुंचने वाली इन्हीं दबाव की लहरों का एक पैटर्न है। फिजिक्स में इन तरंगों का एक खास नाम भी है, अनुदैर्ध्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आसान भाषा में बस इतना याद रखिए कि कणों का कंपन और तरंग के आगे बढ़ने की दिशा एक ही होती है, बिल्कुल उस स्लिंकी की तरह। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन हम एक सीटी की आवाज और एक ड्रम की आवाज में फर्क कैसे कर पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि हर ध्वनि तरंग की अपनी एक भाषा होती है, जिसे हम उसकी कुछ खासियतों को समझकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज है आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी, मतलब कंपन कितनी तेजी से हो रहा है। अगर कंपन बहुत तेज है तो आवृत्ति ऊंची होगी और हमारा दिमाग उसे एक तीखी आवाज की तरह समझेगा, जैसे किसी सीटी की आवाज। और अगर कंपन धीमा है तो आवृत्ति कम होगी, जिससे हमें ड्रम जैसी गहरी भारी आवाज सुनाई देगी। दूसरी खासियत है आयाम या एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है कि कंपन का साइज कितना बड़ा है। कंपन जितना बड़ा होगा, आवाज उतनी ही तेज होगी। जैसे जब हम फुसफुसाते हैं तो कंपन बहुत छोटा होता है, लेकिन एक धमाके में कंपन का आयाम यानी साइज बहुत बड़ा होता है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, ध्वनि की रफ्तार हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस माध्यम से गुजर रही है। जैसे कि ठोस चीजों में, मान लीजिए एल्यूमिनियम में, ध्वनि हवा के मुकाबले लगभग 18 गुना तेजी से चलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ठोस में कण एक दूसरे से बहुत चिपके होते हैं और एनर्जी को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा पाते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि जब कोई ध्वनि तरंग किसी दीवार या पहाड़ जैसी रुकावट से टकराती है तो क्या होता है। ये हमें एक बहुत ही आम और दिलचस्प घटना की ओर ले जाता है, गूंज, या जिसे हम इको कहते हैं। कभी किसी पहाड़ी इलाके में या एक बड़े से खाली हॉल में जोर से चिल्लाया है और अपनी ही आवाज थोड़ी देर बाद वापस सुनी है, यही तो गूंज है। और इसके पीछे एक बहुत ही सटीक विज्ञान काम करता है। इस गूंज का सारा राज इस एक नंबर में छिपा है, 0.1 सेकेंड।
विज्ञान कहता है कि कोई भी आवाज सुनने के बाद उसका असर हमारे दिमाग में लगभग इतने समय तक बना रहता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपनी ही आवाज की गूंज साफ साफ सुननी है तो उस आवाज को किसी चीज से टकराकर हमारे कानों तक वापस आने में कम से कम 0.1 सेकंड का समय लगना चाहिए। अगर आवाज इससे जल्दी लौट आई तो हमारा दिमाग उसे असली आवाज से अलग पहचान ही नहीं पाएगा। और अब सबसे मजेदार बात, हम फिजिक्स का इस्तेमाल करके ये भी बता सकते हैं कि गूंज सुनने के लिए दीवार से कितनी दूर खड़ा होना जरूरी है। हवा में ध्वनि की गति को देखते हुए ये दूरी है कम से कम 17.2 मीटर। अगर आप इससे कम दूरी पर खड़े हैं तो आपको कोई साफ गूंज सुनाई नहीं देगी, है ना कमाल? अभी तक हमने उन आवाजों की बात की जिन्हें हम सुन सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ध्वनि की दुनिया हमारी सुनने की क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमयी है। ऐसी बहुत सी आवाजें हैं जो हर समय हमारे चारों ओर मौजूद हैं, पर हम उन्हें सुन ही नहीं पाते। अगर ध्वनि के पूरे स्पेक्ट्रम को देखें तो पता चलता है कि हमारी सुनने की रेंज कितनी छोटी सी है। हम इंसान केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही आवाजें सुन सकते हैं। इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं इंफ्रासाउंड और इससे ऊपर वाली को कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ये दोनों ही हमारे लिए अनसुनी हैं। पर जो हम नहीं सुन सकते उसे कई जानवर बखूबी इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई कमाल है। हाथी और गैंडे बहुत कम आवृत्ति वाली इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करके मीलों दूर तक एक दूसरे से बात करते हैं, और दूसरी तरफ चमगादड़ और डॉल्फिन बहुत ऊंची आवृत्ति वाली अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढते हैं और शिकार करते हैं। और जहां हमारी सुनने की कुदरती क्षमता खत्म होती है, वहां से हमारी टेक्नोलॉजी का जादू शुरू होता है। इंसानों ने अल्ट्रासाउंड की इस ताकत को पहचान लिया है। आज हम इसका इस्तेमाल शरीर के अंदर देखने के लिए, नाजुक मशीनों को साफ करने के लिए और यहां तक कि बिना किसी ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी तोड़ने के लिए भी कर रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है बड़े बड़े पुलों और इमारतों की सेफ्टी चेकिंग। अल्ट्रासाउंड तरंगों को धातु के अंदर भेजा जाता है। अगर अंदर कोई छोटी सी भी दरार छुपी है तो ये तरंगें उससे टकराकर लौट आती हैं और इंजीनियरों को खतरे का पता चल जाता है। मतलब ये तकनीक हमें ठोस स्टील के आर पार देखने की शक्ति देती है। तो हमने देखा कि ध्वनि सिर्फ एक कंपन नहीं है, ये एक तरंग है, एक पूरी भाषा है और एक बहुत ही शक्तिशाली औजार भी। यह हमें अपने शरीर के अंदर झांकने से लेकर स्टील की मजबूती पर रखने तक की ताकत देती है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ध्वनि की ये अनसुनी दुनिया भविष्य में हमारे लिए और कौन-कौन से नए रहस्य उजागर कर सकती हैं। आज बात करते हैं एनसीईआरटी के एक बेहद जरूरी चैप्टर की, खाद्य संसाधनों में सुधार। सोचिए, हमारी आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन तो उतनी है। तो सवाल ये है कि सबका पेट कैसे भरेगा, पैदावार कैसे बढ़ेगी? भाई, इसी बड़े सवाल का जवाब छिपा है विज्ञान में, और आज हम उन्हीं साइंटिफिक तरीकों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ना इस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। ये ग्राफ देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। एक तरफ ये जो आबादी वाली लाइन है, ये रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, और दूसरी तरफ खेती की जमीन वाली लाइन, वो लगभग सीधी है, फ्लैट। साफ मतलब है खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं पर खेत नहीं बढ़ रहे हैं। बस इसी गैप को भरना है, और इसके लिए हमें कुछ स्मार्ट तरीके चाहिए होंगे। तो आगे का हमारा रोड मैप क्या है, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये सुधार जरूरी ही क्यों है, फिर देखेंगे कि फसल उत्पादन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बाद खेतों को मैनेज कैसे करें, पशुपालन की क्या भूमिका है, और आखिर में सबसे जरूरी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो हमारा भविष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि आखिर हमें इस सुधार की इतनी जरूरत है ही क्यों। देखिए, बात सीधी सी है। भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है, और जाहिर है इतने लोगों के लिए ज्यादा अनाज तो चाहिए ही होगा। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि जंगल काट काट कर खेत बनाते जाएं, उससे तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो रास्ता क्या बचा? सिर्फ एक, जो खेत हमारे पास है उन्हीं से ज्यादा पैदावार निकालना। मतलब हमारा गोल एकदम क्लियर है, फसल और पशुधन दोनों की प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना। लेकिन सवाल ये है कि ये एफिशिएंसी बढ़ेगी कैसे? इसका जवाब ना फसल उत्पादन की एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी में है। ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फसल की वैरायटी में सुधार, मतलब सबसे बढ़िया बीज चुनना। स्टेप 2, फसल की प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, मतलब फसल को सही खाना पीना देना। और स्टेप 3,
फसल की सुरक्षा का मैनेजमेंट मतलब उसे कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाना। आइए अब इन तीनों को ना एक एक करके डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे मार्क कर लीजिए, संकरण, या जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसको ना बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें होता क्या है, हम दो अलग अलग क्वालिटी वाले पौधों को लेकर उनमें क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पौधा है जो पैदावार तो जबरदस्त देता है, पर उसमें बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं, और एक दूसरा पौधा है जो पैदावार कम देता है पर वो बीमारियों से लड़ने में माहिर है। तो संकरण में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को क्रॉस करा देते हैं, और जो नई किस्म बनती है ना, उसमें दोनों की बेस्ट क्वालिटीज आ जाती हैं। मतलब पैदावार भी ज्यादा और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी। ठीक है, तो हमने सबसे बेस्ट बीज तो चुन लिया। अब आता है हमारा दूसरा कदम, फसल को सही पोषण देना और उसे ठीक से मैनेज करना। देखिए, जैसे हमें बढ़ने के लिए विटामिन और मिनरल्स चाहिए, वैसे ही पौधों को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और उन्हें ये हवा, पानी और मिट्टी से मिलते हैं। कुल मिला के 16 ऐसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो उन्हें चाहिए ही चाहिए। अगर मिट्टी में इनमें से किसी एक की भी कमी हो गई ना, तो बस पौधे की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। अब इन पोषक तत्वों को मिट्टी तक पहुंचाने की दो मेन तरीके हैं, खाद और उर्वरक। और हाँ, ये एक और वीवीआई पॉइंट है, इन दोनों में अंतर अक्सर एग्जाम में आता है। तो खाद यानी मैन्योर, ये तो ऑर्गेनिक होती है, गोबर और पौधों के कचरे से बनती है। ये मिट्टी की हेल्थ को लंबे समय तक अच्छा रखती है। दूसरी तरफ है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। ये फैक्ट्रियों में बनते हैं और पौधों को इंस्टेंट न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा नुकसान है। अगर इन्हें ज्यादा इस्तेमाल किया तो ये मिट्टी को खराब कर सकते हैं और वाटर पोल्यूशन भी फैलाते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक खाद को हमेशा बेहतर माना जाता है। अच्छा, सिर्फ पोषण देना ही काफी नहीं है, फसल को किस तरीके से लगाया जा रहा है ये भी बहुत मैटर करता है। और यहाँ पर आते हैं 3 स्मार्ट क्रॉपिंग पैटर्न्स। ये भी एनसीईआरटी का एक और जरूरी टॉपिक है। पहला है मिश्रित फसल। इसमें क्या होता है, एक साथ 2 फसलें उगाते हैं। फायदा, अगर मान लीजिए एक फसल किसी वजह से खराब हो गई तो दूसरी से नुकसान कवर हो जाता है। दूसरा है अंतरा फसलीकरण। इसमें एक ही खेत में अलग अलग फसलों की लाइनें बनाकर लगाते हैं। और तीसरा है फसल चक्र, मतलब क्रॉप रोटेशन। इसमें हर साल फसल बदल बदल कर लगाते हैं। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। चलिए अब आते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के तीसरे और आखिरी कदम पर, फसल की सुरक्षा। भाई, खेत में फसल के कई दुश्मन होते हैं, जैसे खरपतवार, कीड़े मकोड़े, बीमारियां। ये सब फसल को बर्बाद कर सकते हैं। इनसे लड़ने के लिए एक तरीका है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल। ये असर तो फटाफट करते हैं, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक हैं। तो इसका एक बेहतर, सेफ और टिकाऊ ऑप्शन क्या है? वो है जैविक नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फसल कट गई पर काम अभी बाकी है। अनाज का सही स्टोरेज, ये बहुत बहुत जरूरी है, वरना सोचिए नमी और कीड़े मकोड़े पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। इसीलिए अनाज को स्टोर करने से पहले उसे अच्छी तरह सुखाना और गोदामों को पेस्ट फ्री रखना सबसे जरूरी कामों में से एक है। तो अभी तक हमने बात की फसलों की, लेकिन हमारी फूड सिक्योरिटी का पिलर सिर्फ फसलें नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा हिस्सा है पशुपालन। तो चलिए अब इस दूसरे बड़े पिलर को समझते हैं। और मजे की बात यह है कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने पौधों के लिए समझा था ना, सेम वही लॉजिक यहाँ जानवरों पर भी लागू होता है। और ये भी एक वीवीआई पॉइंट है। यहाँ भी बेहतर नस्ल बनाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग का इस्तेमाल होता है। जैसे एक विदेशी मुर्गी है लेघॉर्न, जो बहुत ज्यादा अंडे देती है, और हमारी एक देसी मुर्गी है असील, जिसकी बीमारियों से लड़ने की पावर जबरदस्त है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस करा देंगे, और जो नई हाइब्रिड नस्ल बनेगी वो अंडे भी ज्यादा देगी और बीमार भी कम पड़ेगी, है ना? अच्छा, जमीन की बात हो गई, जानवरों की बात हो गई, लेकिन हमारे पास पोषण का एक और बहुत बड़ा खजाना है, और वो है पानी। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने समुद्रों, नदियों और तालाबों से मिलने वाले इस खजाने का इस्तेमाल पूरी एफिशिएंसी के साथ कैसे कर सकते हैं? मछली हासिल करने के मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला है कैप्चर फिशिंग, मतलब सीधे नदी, समुद्र जैसे नेचुरल सोर्सेस से मछली पकड़ना। और दूसरा है कल्चर फिशिंग, जिसे हम एक्वाकल्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तालाबों जैसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मछली पाली जाती है। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के शायद सबसे जरूरी पॉइंट्स में से एक पर। इसे तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, मिश्रित मछली संवर्धन यानी कॉम्पोजिट फिश कल्चर। इसमें होता क्या है,
एक ही तालाब में 5 से 6 अलग-अलग तरह की मछलियां एक साथ पाली जाती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये मछलियां खाने के लिए आपस में बिल्कुल नहीं लड़ती। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि सबकी फूड हैबिट्स अलग-अलग हैं। जैसे कतला मछली तालाब की ऊपरी सतह से खाना खाती है, रोहू मछली बीच के हिस्से से, और मृगल या कॉमन कार्प बिल्कुल नीचे तली से अपना खाना लेती है। नतीजा, तालाब के हर लेवल पर जो खाना मौजूद है वो पूरी तरह इस्तेमाल हो जाता है और पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। खेती बाड़ी से जुड़ा एक और ऐसा काम है जिसमें फायदा ही फायदा है, वो है मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और किसानों को शहद और मोम से एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। कमर्शियल लेवल पर इटालियन मधुमक्खी को बेस्ट माना जाता है। क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। 1, ये शहद बहुत ज्यादा जमा करती है। 2, ये डंक बहुत कम मारती है। और 3, ये अपने छत्ते में लंबे समय तक टिकी रहती है। तो हमने इतनी सारी टेक्निक्स के बारे में जाना। अब इन सब को जोड़कर हम पहुंचते हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, समपोषणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो असल में हमारा भविष्य है। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी बात को समेटते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या थी? बढ़ती हुई आबादी और लिमिटेड जमीन। और हमारा सोल्यूशन क्या है? विज्ञान का इस्तेमाल करके फसलों और जानवरों दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। तो इस पूरे चैप्टर से वो VVI पॉइंट्स कौन से हैं जो हमेशा याद रहने चाहिए? आइए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। पहला, हाइब्रिडाइजेशन से बेटर वैरायटीज तैयार करना। दूसरा, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक खाद को प्रायोरिटी देना। तीसरा, स्मार्ट क्रॉपिंग पैटर्न यूज करना। चौथा, क्रॉस ब्रीडिंग से जानवरों की बेहतर नस्लें बनाना। और 5वां, कॉम्पोजिट फिश कल्चर और बी कीपिंग जैसी डाइवर्सिफाइड टेक्निक्स अपनाना। और जानते हैं, ये सारी बातें सिर्फ एक लाइन में सिमट जाती हैं। फूड सिक्योरिटी तभी मुमकिन है जब हम सस्टेनेबल तरीके अपनाएं, ऐसे तरीके जो हमारे पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखें। सीधी सी बात है, हमें पैदावार बढ़ानी है, जरूर बढ़ानी है, लेकिन अपने पर्यावरण की कीमत पर बिल्कुल नहीं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी स्ट्रैटेजीज को समझने के बाद सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम और हमारा समाज मिलकर सबसे बड़ा बदलाव क्या ला सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।